जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कमेंट लाइक शेयर आप करते रहें। थैंक यू फॉर 6 के सब्सक्राइबर। आप लोगों का ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें आप लोग। और हम कोशिश करेंगे, मैंने बोल रहा हूँ हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और जो एग्ज़ाम रिलीवेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि मेरी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है और पॉलिटी की सीरीज़ में हमने फंडामेंटल राइट्स को कवर करा है। और अगर आपने नहीं देखा है फंडामेंटल राइट्स को तो प्लीज़ जाकर देखिए। 2-3 नंबर का क्वेश्चन आते हैं फंडामेंटल राइट से, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो इस पूरी पॉलिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक भी यही है। द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या भारत के राष्ट्रपति के से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, भारत का राष्ट्रपति कैसे बनता है, भारत के राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प क्यों कहा जाता है, भारत का राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं कि नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर, अगर मैं बात करूं, पहली चीज़ ये है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति का जिक्र आपके संविधान में कहां पर करा गया है। तो भारत के राष्ट्रपति का जिक्र जो है वो पार्ट 5 में है। कहां पर है, ध्यान रखना, पार्ट 5। सर, इस चीज को याद रखिएगा, ये जो 5 पार्ट है, पार्ट 5 है, ये सिर्फ केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड नहीं है। ये संविधान का सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट, जो आर्टिकल 52 से चालू होता है और कहां तक जाता है आपका आर्टिकल 151 तक। यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पार्लियामेंट, आपका एग्जीक्यूटिव और कैग जैसे क्या है आपके सभी से रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं। तो कुल मिला के जो भी यूनियन है, जो भी केंद्र है, उसकी पूरी पूरी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त होती है, आर्टिकल 5 से प्राप्त होती है। क्लियर है ये चीज़। इसमें ही आपका एक है राष्ट्रपति, उसको कहाँ पर रखा गया है आपका आर्टिकल 5, पार्ट किस में रखा गया है आपका 5 में रखा गया है। क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला आर्टिकल है उससे स्टार्ट मैं करता हूँ आपका आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है, सेल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर सेल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत बड़ी लाइन है, कई सारे लोग इसको ऐसे ही पढ़ के निकल जाते हैं। मैं इसका आज आपको मतलब बताने वाला हूँ इस लाइन का। सर, यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ करा गया है, सेल का। सर, ये इतना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब होता है कंपल्सन। इसका मतलब ये है कि हमेशा हमेशा भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमेशा का मतलब है कि सर, ये जो पोस्ट है भारत के राष्ट्रपति की, ये कभी भी खाली नहीं हो सकती, कभी भी। इन इन नो कंडीशन, मतलब ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें भारत के राष्ट्रपति की पोस्ट क्या हो, खाली हो। तभी आपने देखा होगा भारत का राष्ट्रपति हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी, मतलब भारत में अगर एक इंसान भी बचेगा ना तो वो भी क्या बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों करा गया? क्योंकि सर, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। यहाँ पर स्टेट का मतलब मैंने आपको बताया, स्टेट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट बोलते हैं, आप ये मान लो। तो इसका हेड कौन होता है, आपका राष्ट्रपति होता है। इसके हेड के साथ साथ ये भारत की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी का सिंबल है। सर, पहले के टाइम राजा होता था ना, राजा, अगर राजा नहीं रहा तो पूरा राज्य खत्म। पहले के टाइम अगर राजा नहीं है तो राज्य खत्म। तो आज के ही टाइम आप राष्ट्रपति को एक राजा मान सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोई भी कंडीशन में राजा नहीं है हमारा तो क्या होगा, भारत किसी ना किसी का गुलाम बन जाएगा। तो सेम हियर, यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया है कि हर एक स्थिति में भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, हर एक स्थिति में। क्योंकि राष्ट्रपति का जो रोल है वो एज आ किसका रोल है, आपका राजा का है। वो भारत का फर्स्ट क्या है, आपका मैन है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट व्यक्ति कौन है हमारे यहाँ का, तो पहला व्यक्ति जो कौन है, आपका राष्ट्रपति है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, भारत की ये पोस्ट है, ये हेड ऑफ द स्टेट है, ये भारत का सिंबल है किसका, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का। क्लियर है ये चीज। तो आर्टिकल 52 जो जिसमें क्या लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है। आर्टिकल 53 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 53 में लिखा गया है कि जो संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति हैं, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट।
ध्यान से समझिएगा सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 53 ये बोलता है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका का मतलब है जितनी भी काम करने की शक्तियां हैं वो सबकी सब किसमें निहित होंगी, सबकी सब किसके पास होंगी, आपकी प्रेसिडेंट के पास होंगी। अब कई सारे लोग इसको भी पढ़ के निकल जाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं सर कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, आपने देखा होगा वो नोटिफिकेशन निकाल रही है या कोई भी काम कर रही है, उसके ऊपर लिखा रहता है बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। किसके ऑर्डर से निकली है ये चीज? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से निकली है। तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही है उसकी पावर पूरी की पूरी किसके पास है? आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो इससे क्या मतलब हुआ सर? ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर विजिटेड इन द प्रेसिडेंट। अब बात आता है क्या भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति मन मर्जी चला लेता है अपनी? भारत का जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपनी मन मर्जी से काम कर लेता है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमेशा COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद जो है उसकी एडवाइस पर ही काम करेगा। ध्यान रखना, भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास अपनी खुद की मतलब उस मनमौजी नहीं है, वो क्या उसके मन में जो आ रहा है वो काम कर दे, नहीं। भारत का जो राष्ट्रपति है वो हमेशा ही COM, कॉम मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद की एडवाइस के ऊपर क्या करता है? काम करता है। इससे रिलेटेड 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, मैं आपको वो डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। पर आप याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो किसकी सलाह पर काम करता है? आपका मंत्री परिषद की सलाह पर क्या करता है? आपका काम करता है। तो 2 आर्टिकल जिनमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ध्यान रखना। दीज 2 आर्टिकल, देखो क्या होता है ना सर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लोग रटते कैसे हैं? लोग रटेंगे 52, 53, 54, आपको ऐसे नहीं याद ही नहीं करना सर, स्किल का यूज़ करो, दिमाग का यूज़ करो। आप याद करो पहले 2 आर्टिकल, दिस 2 आर्टिकल आप पढ़ो। इन 2 आर्टिकल में सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति क्या है और उसका रोल क्या है इंडिया में, ये चीज़ बताई गई है। तो ये 2 आर्टिकल को अलग अलग नहीं पढ़ना है, आपको इकट्ठे पढ़ना है, आर्टिकल 52 को और आर्टिकल 53 को। क्लियर है चीज़? अब 2 आर्टिकल आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। अब ध्यान से सुनना सर, ये दोनों ही आर्टिकल, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड है, राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड है। क्लियर है चीज? आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। तो चलते हैं हम आर्टिकल 54 की तरफ। तो आर्टिकल 54 में क्या दिया गया है सर? राष्ट्रपति का इलेक्शन दिया गया है, राष्ट्रपति का चुनाव। आर्टिकल 54 है उसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव। अब मैं आपको बता दूं, जो आपका राष्ट्रपति है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। अब आप सोच रहे हो कि चुना जाता है कि नहीं चुना जाता, तो भैया ऐसा है कि कभी आपने राष्ट्रपति को वोट दिया है? इसमें से बहुत सारे लोग वोट देने लायक हो चुके होंगे, तो कभी आपने राष्ट्रपति को वोट दिया है? आंसर होगा नो, नहीं दिया। तो नहीं दिया तो जाहिर सी बात है इसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। कैसा इलेक्शन है? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि आप इसको डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हो। अगर आप इसको डायरेक्ट वोट देते तो इसका इलेक्शन डायरेक्ट हो जाता, आप इसको नहीं चुनते हो तो इसका इलेक्शन कैसा है? आपका इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो बात आती है चुना किसके द्वारा जाता है फिर? सर बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन आता है और आपसे घुमा के दे देते हैं। बताओ कि राष्ट्रपति का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को चुनने वाले जो सदस्य होते हैं उनमें कौन कौन से लोग आते हैं और कौन कौन से लोग नहीं आते। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन से लोग आते हैं। तो सर जो पहला है वो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस। ध्यान रखना सर, राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात आए तो सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे गौर करना है? इलेक्टेड मेंबर पे गौर करना है। इलेक्टेड मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, नॉमिनेटेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप अगर इलेक्शन की बात आती है राष्ट्रपति की तो आपको नॉमिनेट को बिल्कुल हटा ही देना है। चाहे कहीं से कोई भी इंसान नॉमिनेट होकर आया हो, बिल्कुल हटा दो, उसका कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं है। जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी मेंबर भाग लेने वाले हैं वो सभी के सभी कैसे मेंबर हैं? आपके इलेक्टेड मेंबर हैं। कैसे मेंबर हैं? इलेक्टेड मेंबर। तो पहले कौन लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? जो इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों हाउस के। 2 हाउस हैं भारत में, एक लोकसभा है और एक कौन सा है आपका? राज्यसभा। इन दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। क्लियर है चीज? दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ध्यान रखना सर, इलेक्टेड मेंबर मैंने आपको बता दिया सभी इलेक्टेड मेंबर भाग लेंगे। कौन से लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। अब स्टेट में भी सर दो सदन होते हैं, एक सदन होता है आपका विधानसभा और एक होता है आपका विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। पर ऐसा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल सभी राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। तो ध्यान से देखना सर, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, विधान परिषद जो है, वो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति के चुनावों में वो क्या नहीं लेती, भाग नहीं लेती। उसका कारण यही है कि वो कई राज्यों में है, कई राज्यों में नहीं है। अगर कई राज्य उसमें शामिल होते, कई राज्य शामिल नहीं होते, तो फिर वही कंट्रोवर्सी होती। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल राष्ट्रपति के चुनावों में भाग नहीं लेती। सिर्फ कौन लेता है राष्ट्रपति के चुनावों में भाग, लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभाएं। कौन लेती हैं, विधानसभाएं। अब मैंने आपको बताया विधानसभा लेती हैं, तो ऐसी विधानसभाएं भी लेंगी जो यूटीज में है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज। सर ये यूनियन टेरिटरीज का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसे प्रदेश जो संघ के द्वारा संचालित हैं। अब संघ, यूनियन उनमें राज कर रहा है तो वहाँ पर सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं है। पर कुछ ऐसे यूटीज हैं हमारे पास जहाँ पर विधानसभाएं हैं। कौन कौन से यूटीज हैं तो आपको पता होगा, एक तो दिल्ली है और एक कौन सा है आपका पुडुचेरी है। दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर इनकी खुद की क्या है, गवर्नमेंट है। क्लियर है ये चीज़। तो ऐसे ये दो यूनियन टेरिटरीज भी किसके चुनाव में भाग लेती हैं, आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। और इनके भी कौन से मेंबर, आपके जो इलेक्टेड मेंबर हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। इन तीनों के अलावा कोई भी चीज़ लिखी आती है पेपर में तो आप उसको क्या करोगे, नहीं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में क्या नहीं करती, आपकी भाग नहीं लेती। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 ये बोलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा। राष्ट्रपति का जो मैनर है इलेक्शन का वो बताया गया है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब मैनर क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। तो पहला तो मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट है। कैसा है आपका, इनडायरेक्ट है, क्योंकि आप नहीं चुन रहे हो उसी को। दूसरी चीज़ जो है, जो प्रोसीजर हमने एस्टेब्लिश कर रखा है, जो प्रोसीजर हमने अपना रखा है, वो क्या है आपका, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। याद रखना इस चीज को, डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब क्या है इसका, आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय प्रणाली। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव एडल्ट फ्रेंचाइज की जो क्या बोलते हैं आपका, उसके अनुरूप नहीं होता। ठीक है, जो भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो क्या करेगा, आपका वोट करेगा। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसके अनुरूप होता है, आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सर इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। अभी जो हमारा यहाँ सिस्टम चलता है वो चलता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब है कि इस चीज़ को समझना, अगर 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं और 100 वोट हैं, 10 लोग खड़े हुए हैं, 100 वोट हैं, एक इंसान को 9 वोट मिलते हैं। एक इंसान को कितने वोट मिलते हैं, सॉरी 9 लिख रहा हूं मैं, एक इंसान को वोट मिलते हैं 11। मान लो एक इंसान को कितने वोट मिले, 11। पर इन 10 में ये सबसे ज़्यादा थे, इन 10 में क्या थे, ये सबसे ज़्यादा थे। तो ये इंसान अभी क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट हो जाता है। ये इंसान क्या हो जाता है, बन जाता है। अगर आप देखोगे तो इसे 100 में से सिर्फ कितने वोट मिले, 11। 89 लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पर क्योंकि ये 10 लोगों में सबसे ज़्यादा थे, ये 10 लोगों में सबसे ज़्यादा वोट थे, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाता है, इलेक्ट हो जाता है। पर 89 लोगों ने तो इसको पसंद नहीं करा ना। तो इस वजह से सर राष्ट्रपति के चुनाव में एक फिक्स कोटा है, वोट का एक फिक्स कोटा है, वो पार करना पड़ता है। जैसे कि 100 वोट हैं तो 100 वोट में से राष्ट्रपति को 51 वोट चाहिए ही चाहिए। 51 वोट राष्ट्रपति को चाहिए ही चाहिए। अगर 51 से कम राष्ट्रपति को वोट मिले तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। एक फिक्स्ड कोटा चाहिए राष्ट्रपति को। फिक्स्ड कोटा क्यों चाहिए, जिससे सभी लोगों का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो जाए। क्योंकि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, इसको आप ऐसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसमें सभी लोगों का क्या हो जाए, आपका प्रतिनिधित्व हो जाए, तभी हम ये सिस्टम लेकर आए। इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझाऊंगा, कोई मतलब का नहीं, आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा।
नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका 56 आर्टिकल। 56 आर्टिकल में बताया गया है कि टर्म कितनी होगी। टर्म मतलब होता है कि अवधि। अवधि, राष्ट्रपति कितने सालों तक राष्ट्रपति बनता है, तो राष्ट्रपति की जो अवधि है वो 5 ईयर्स की होती है। राष्ट्रपति कितने सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहता है, आपका 5 सालों तक राष्ट्रपति के पद पर रहता है। क्लियर है। ये रिजाइन किसको देता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में कि रिजाइन किसको देता है, तो रिजाइन किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को। ध्यान रखना सर, ये रिजाइन सीजीआई ऑफ इंडिया को नहीं देता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं देता। ये उपराष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखकर क्या कर सकता है, 5 साल से पहले भी क्या कर सकता है, अपने पद को छोड़ सकता है। पर इसकी जो अवधि है, जो इसका टेनर है, जो इसका टर्म है, वो कितना है आपका, 5 साल है। क्लियर है। आर्टिकल 56 में इसके क्या बोला गया है, अवधि दी गई है। आर्टिकल 57, आर्टिकल 57 में बोला गया है कि री इलेक्शन होगा कि नहीं। आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है, उपचुनाव। उपचुनाव मतलब राष्ट्रपति के री इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो सर राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है, और एक राष्ट्रपति भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, पर भारत में ऐसा क्लॉज नहीं है। भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार भी क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है ये चीज़, समझ आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन। अब यार इतना बड़ी पोस्ट है, कोई तो क्वालिफिकेशन होगी। तो सर कुछ ऐसी खास क्वालिफिकेशन नहीं है राष्ट्रपति की, बस क्वालिफिकेशन ये है राष्ट्रपति की कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो है ही यार, भारत का राष्ट्रपति है तो भारत का ही नागरिक होगा, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का तो होगा नहीं। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है कि वो 35 साल का होना चाहिए। 35 साल, इतनी एज तो चाहिए भैया आपको। अगर आप राष्ट्रपति बनने की सोच रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि आप भी एक दिन भारत के राष्ट्रपति बनोगे, बिल्कुल बन सकते हो सर, बिल्कुल बन सकते हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इंसान बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। आपको बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। अगर आपको राष्ट्रपति बनने की आप सोच रहे हो तो 35 ईयर की एज इसमें होनी चाहिए। अगर आप इससे पहले सोच रहे हो तो आप इससे पहले राष्ट्रपति नहीं बन पाओगे। 35 साल के बाद आप राष्ट्रपति क्या कर पाओगे, बन पाओगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए। ध्यान से देखना सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। पहली चीज, ये कोई भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो पार्लियामेंट में 2 सदन है ना, ये दोनों ही सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। जो इंसान राष्ट्रपति बनता है उसे कोई भी सदन की सदस्यता को क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। वो राष्ट्रपति अगर वो बनेगा तो उसे कोई भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए। पर इसकी इतनी औकात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि अगर ये चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये जीत जाए। इसकी क्वालिफिकेशन में लिखा गया है इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब क्वालिफाइड एज इलेक्ट, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए वो इस तक कि अगर वो खड़ा हो जाए चुनाव में तो वो जीत जाए। तो इसकी क्वालिफिकेशन, वो मतलब सदस्य किसका सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, इसको ऐसे बोला जाएगा हिंदी में, वो किसका सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, आपका लोकसभा का होना नहीं चाहिए। मतलब अगर वो खड़ा हो जाए तो वो जीत जाए, ऐसी इसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट पे आते हैं हम आर्टिकल 60 पे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। मैंने ध्यान से देखा, राष्ट्रपति रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट को देता है। राष्ट्रपति शपथ किसको दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो आप दिलाता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का जो सीजीआई है वो राष्ट्रपति को क्या दिलाता है, ओथ दिलाता है। और आप यहाँ पर एक वर्ड को भी याद कर सकते हो, जो ओथ होती है वो हमेशा एडमिनिस्टर्ड होती है। क्या होती है, एडमिनिस्टर्ड होती है ओथ हमेशा, ठीक है। आर्टिकल 61 की बात करते हैं। आर्टिकल 61 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसमें इम्पीचमेंट दिया गया है, महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। इम्पीचमेंट का मतलब है यार, अब ऐसा मैंने आपको बताया, भारत में कोई भी इंसान भगवान नहीं है, ध्यान रखना, वो इंसान ही है। तो अब कोई इंसान राष्ट्रपति बन गया और उल्टे सीधे काम करने लगा, तो यहाँ पर प्रोविजन है कि अगर ऐसा कोई करता है तो राष्ट्रपति को आप उसके पद से हटा सकते हो। ऐसा नहीं है कोई इंसान राष्ट्रपति बन गया तो मारा कुट्टी मचा रहा है सब जगह, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो क्लॉज दिया गया है कि राष्ट्रपति को आप किस एक पर्टिकुलर पॉइंट के द्वारा हटा सकते हो, वो है आपका वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर वो राष्ट्रपति बनने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं चलता तो आप उसको क्या कर सकते हो, इम्पीच कर सकते हो। आप उसको क्या कर सकते हो, उस पर महाभियोग लगा सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते वो घर पे झगड़ा करके आ गया, उसने पत्नी में 4-5 चांटे लगा दिए तो आप उस पर क्या लग दो, इम्पीचमेंट कर दो, नहीं।
आप सिर्फ उस पर इम्पीचमेंट तब लगा सकते हो जब वो किसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है, या कोई भी और भी चीज़ की जो प्रोसेस है उसको वो नहीं मान रहा है, तो आप उस पर क्या लगा सकते हो, इम्पीचमेंट की प्रोसेस उस पर चला सकते हो। सर इस प्रोसेस से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रोसेस से। बहुत सिंपल है। पहली चीज़ जो है कि इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है वो कोई से भी एक हाउस से स्टार्ट करी जा सकती है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अब पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए जो राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रोसेस है वो बताओ किस एक हाउस से स्टार्ट होती है। अब बच्चा सोचता है यार ये लोकसभा से स्टार्ट होती है, क्योंकि राष्ट्रपति किसका एक सदस्य योग्य होना चाहिए, लोकसभा का। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा से भी स्टार्ट नहीं होती, एक किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकती है जिसमें आपका मन करे। लोकसभा से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, राज्यसभा से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है, आइदर हाउस, ए दोनों ही हाउस से क्या हो सकती है, आपकी चालू हो सकती है। क्लियर है चीज। सेकंड पॉइंट है कि साइंड बाय 1/4 मेंबर्स एंड 14 डेज एडवांस नोटिस। बहुत इंपॉर्टेंट, जिस भी हाउस से आप इस प्रोसेस को चालू करो, जिस भी हाउस से आप इस प्रोसेस को, इस रिजोल्यूशन को रखो, जिस भी हाउस में, वहां के 1/4 मेंबर के उस पर साइन होने चाहिए। इतनी बड़ी चीज कर रहे हो ना यार, इतने लोग तो आपके साथ होने चाहिए। 1/4 का मतलब है 25% लोगों के इस पर क्या होने चाहिए, साइन। अब मैंने रिजोल्यूशन रखा राष्ट्रपति को हटाने के लिए, अब मेरे रेजोल्यूशन के कोई साथ ही नहीं है, तो फालतू में टाइम कौन वेस्ट करेगा यार इस फालतू की चीज़ों पे। तो इसके लिए पहले ही क्लॉज बना दिया गया है कि 25% हाउस, उस जिस हाउस में भी आपने रेजोल्यूशन रखा है उसके 25% लोग आपके साथ पहले से ही क्या है, साइन है, आपके साथ हैं, उन्होंने इस पर क्या करा है, आपके लेटर पे साइन करा है। तो कितने मेंबर आपके साथ होने चाहिए, 1/4। और 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 डेज एडवांस नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति को आपको कि भैया हम आपको हटाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा इंडिया में क्यों करा गया पता है आपको, जिससे वो जुगाड़ सेट कर ले, पैसा वैसा पहुंचा दे किसी को। 14 दिन पहले से अगर किसी को बता दिया तो वो पूरी जुगाड़ मुगाड़ सेट कर लेगा, सब चीज़ सही हो जाएगी। भारत, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ जुगाड़। अगर कोई आपसे बोले कि ऐसा यहाँ पर नहीं होता, तो उससे बोल देना कि भैया ऐसा तो होता ही है, इंडिया में ऐसा ज़रूर होता है कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ जुगाड़। ठीक है, तो खैर ये सब चीज़ें ठीक है। तो एडवांस नोटिस दिया जाता है। कितने दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है, 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। और उसके बाद उसके 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। और अगर ये एडवांस नोटिस ध्यान से समझना, अगर एडवांस नोटिस 2/3 मेंबर, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस, आपका हाउस मान लो 120 लोगों का है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है तो नहीं है, आपका हाउस जो है वो 552 लोकसभा का है आपका, तो 250 लोग राज्यसभा में हैं आपके। तो अगर आपका हाउस 120 लोगों का है तो 120 के 2/3, 2/3 मेजोरिटी इसको पास करनी चाहिए। 120 की मतलब टोटल मेंबरशिप है, ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबरशिप ऑफ द हाउस, कि 120 अगर लोग हैं हाउस में तो 2/3 लोग क्या करने चाहिए, इसको पारित करने चाहिए। अगर 2/3 लोगों ने इसको पारित नहीं करा है, 2/3 लोगों ने इसको नहीं निकाला है, तो राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से नहीं हटेगा। पर अगर 2/3 लोग इसको पारित कर देते हैं, राष्ट्रपति जो है वो अपने पद से क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो ये राष्ट्रपति से रिलेटेड सब के सब आर्टिकल थे। अगले लेक्चर में मैं आपको राष्ट्रपति की कुछ पावर्स के बारे में बताऊंगा कि राष्ट्रपति कौन कौन से काम करता है, और अगले ही आर्टिकल में देखेंगे हम कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ। सर इस वीडियो को आप देखिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से रिलेटेड गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।